नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। हम लोग इस समय यहाँ अपने चैनल पर NCERT का पूरा जो है क्रमिक अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग जो चल रहे हैं ये अध्याय नंबर 8 है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्याय नंबर 1 ये क्लास 6 की NCERT है और क्लास 6 की NCERT में जो राजनीति विज्ञान में अध्याय 8 है ये है ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका। आखिर जो गांव होते हैं, गांव क्षेत्र में लोगों का जीवन कैसे होता है, उनकी आजीविका कैसी होती है, उसके बारे में इसमें हम देखेंगे और ये पूरा अध्याय हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं देखते हैं कि ये हमारे भारत के संविधान के उद्देश्य का जो आप सभी लोगों को याद होनी चाहिए, आप याद करते रहिए। अभी तक हम लोगों ने यहाँ अध्याय 7 नगर प्रशासन तक कर चुके हैं और आज अध्याय नंबर 8 है जो आजीविकाएं होती हैं। इकाई जो हमारा 4 नंबर इकाई है, इकाई 4 में आजीविकाएं पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों का अध्याय 8 है ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका। इसके बाद का अध्याय जो होगा अध्याय नंबर 9 शहरी क्षेत्रों की आजीविका। ये अध्याय कंप्लीट होने के बाद में हम लोग भूगोल स्टार्ट करेंगे और क्लास 6 की पूरी भूगोल का अध्ययन करेंगे। मतलब क्लास 6 की जो भूगोल है, पृथ्वी हमारा आवास, उसका अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें क्या चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चैप्टर की शुरुआत होती है एक बहुत ही अच्छे फोटो के साथ में, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पिक्चराइज की गई हैं, जिसमें यहाँ पे एक पेड़ दिया गया है, यहाँ कुछ बच्चे हैं, कुछ व्यक्ति हैं, यहाँ पे एक लोग ठेला बेच रहे हैं, ठेला लगाए हुए हैं, ये मछलियाँ पकड़ रहे हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें दिखाई गई हैं और ये बताने का प्रयास किया गया है कि आखिर आजीविकाएँ होती क्या। चलिए पहले स्टार्टिंग करते हैं अपने चैप्टर की। पहले पाठ में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नज़र डाली। हमने इस पर भी विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने से वहाँ के लोगों के काम धंधे पर कैसे असर पड़ता है, वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों, वहाँ की फसलें और दूसरी चीज़ों की किस तरह से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस पाठ में हम यह देखेंगे कि गांव में लोग किस तरह के विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं। पहले 2 पाठों में जिस तरह हमने यहाँ भी हम इसकी पड़ताल करेंगे और क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं, उनके जीवन की परिस्थितियों एवं एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं और वे किन समस्याओं का सामना करते हैं, इसे भी हम देखेंगे। तो चलिए, अब जैसे कि यहाँ पे क्या दिया गया, नीचे एक छोटा सा बॉक्स दिया गया, ऊपर दी गई तस्वीरों में लोग जो काम करते हुए दिख रहे हैं उस काम का वर्णन कीजिए। अब इसमें आपको सारे जो मैंने आपको कुछ बताए ही थे, लेकिन आपको बाकी सारों का जो है एक लिस्ट बनाती हैं। खेती से जुड़े काम को अलग कीजिए और जो काम खेती से जुड़े हुए नहीं हैं उनकी एक सूची बनाइए। ठीक है, अपने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कई तरह के काम करते हुए देखा है, उनमें से कुछ के चित्र बनाकर उनके बारे में लिखिए। आपको उसके बारे में, जैसे ये चित्र बनाए गए हैं उसी तरह से आपको चित्र बनाने। अब ये क्लास 6 के फिगर्स हैं। क्लास 6 का बच्चा अगर किसी चित्र को बनाता है तो वो ऐसे ही बनाएगा, तो इसीलिए आपको उसी तरह से बनाना है। चलते हैं देखते हैं अपने चैप्टर में क्या दिया गया है। अपने चैप्टर में एक गाँव से शुरुआत की गई। गाँव का नाम है कलपट्टू गाँव। अब कलपट्टू गांव स्थित कहाँ है, तो तमिलनाडु के समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू। यहाँ के लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांवों की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। अब यहाँ के लोग क्या क्या काम करते हैं उसका थोड़ा सा वर्णन किया गया है कलपट्टू गाँव में। टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि। ठीक, आगे चलते हैं। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षा, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और तो लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं जो मुख्य गली के हैं और वह बाजार की तरह दिखती हैं। उनमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान। तो 2 दुकानें बीज और खाद की हैं, 4 दुकानें चाय की हैं, जहाँ टिफ़िन भी मिलता है। यहाँ टिफ़िन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें, जैसे सुबह इडली, डोसा, उपमा और शाम को नाश्ते में बौड़ा व मैसूर पाक मिलता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है, उसके घर में ही लोहे की चीज़ें बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविकाएं चलाते हैं। कुछ लोगों के पास शहर में जाकर मकान बनाने और लारी चलाने का काम करते हैं। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविकाएं कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफ़ी बाग हैं।
कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिलें जो कलपट्टू के खेत में काम करते हैं और देखें कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कलपट्टू गांव का जो है छोटी कुछ एक वर्णन देखा। जैसे आप अपने गांव में देखेंगे तो गांव में जाएंगे तो आसपास में कोई एक छोटा सा चौराहा टाइप में होता है, या फिर ऐसी जगह होती है जहाँ पे कुछ दुकानें भी होती हैं, जहाँ पे आपको सारे सामान मिलते हैं। कुछ लोग परचून की दुकान खोले रहते हैं, कुछ चाय की दुकान खोले रहते हैं, कुछ लोग कपड़े धोते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। ये सभी के गाँव में होता है। आप अपने गाँव में ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक फोटो भी दिया गया है जिसमें धान की रोपाई कमर तोड़ काम होता है। इसमें धान की रोपाई की जा रही है और जिसमें झुककर सभी लोग एक खेत में धान की रोपाई कर रहे हैं। धान से ही चावल निकाला जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आगे एक व्यक्ति से मिलते हैं जिसका नाम है तुलसी। अब तुलसी के बारे में हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। हम सब यहाँ रामलिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं। उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। शादी से पहले मैं भी मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी। क्या कह रहा है, क्या कह रही है तुलसी की जो है यहाँ रामलिंगम की ज़मीन पे काम करते हैं। उनके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। मतलब आप देखिए, ये दूसरे के खेत पे काम कर रहे हैं, मतलब जाहिर सी बात है इनके पास खेत नहीं है। शादी से पहले भी मैं मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी। यहाँ मैं सुबह 8:30 बजे से शाम को 4:30 बजे तक काम करती हूँ। कितना टाइम है, देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड की बात की गई। सुबह 8:30 बजे से शाम को 4:30 बजे तक का काम करती हूँ। रामलिंगम की पत्नी करुथम्मा काम की निगरानी करती हैं। अब कौन कर रहा है, तो यहाँ जो रामलिंगम है, रामलिंगम की पत्नी कर रही हैं, जो है काम की निगरानी करती हैं कि कौन काम कर रहा है, कौन बैठा हुआ है। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। अब क्या यहाँ पे बता रहा है कि साल में बहुत ही कम ऐसा टाइम होता है जहाँ पे नियमित रूप से मजदूरी दी जाती है। बाकी बीच में तो अभी जैसे धान की रोपाई हो रही, धान की रोपाई हो जाने के बाद में थोड़ी ना आपको कोई मजदूरी देगा, तब तो वहाँ पे रामलिंगम उनको हटा देंगे क्योंकि उनकी धान की रोपाई हो चुकी। अब जब धान की कटाई होगी तब उनको बुलाया जाएगा। तो इसी तरह से रेगुलर मजदूरी उनको नहीं मिलती है। यहाँ उन मौके में से एक है जब मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। मतलब अब देखिए, धान की अगर बात करते हैं तो धान में कितने टाइम के लिए इनको बुलाया जा रहा है। पहली बार जब रोपाई हो रही है, ठीक। दोबारा कब बुलाया जा रहा है, जब निराई हो रही है। निराई का मतलब होता है कभी कभी धान की फसल में कुछ अन्य खरपतवार आ जाते हैं। तो आजकल क्या होता है, बहुत लोग पेस्टिसाइड वगैरह डाल देते हैं, कीटनाशक वगैरह डालते हैं या जो है। अब लेकिन पहले क्या होता था, इनकी निराई की जाती थी तो वो हो जाएगा। इसके बाद किसके लिए बुलाया जाएगा, तो इसके बाद कटाई के लिए बुलाया जाएगा। बस ये 3 अवसर ऐसे हैं। अगर मान लीजिए धान जो तैयार हो रहा है ये 4 महीने में तैयार हो रहा है या फिर 3-3.5 महीने में तैयार हो रहा है, तो 3.5 महीने में मात्र इनको जो है इतने टाइम के लिए बुलाया जाएगा। रोपाई में मात्र कितना टाइम लग सकता है, रोपाई में मान लीजिए 4 दिन का समय लगा यहाँ पे, ठीक। अब निराई में कितने दिन का समय लग सकता है, लोग निराई में मान ले रहा हूँ 10 दिन का समय लग जाएगा। 10 या मान लीजिए 20-15 दिन का समय लग जाएगा। 10 दिन का समय लगा। कटाई के लिए मान लीजिए 8 दिन का समय लगा, ये 10 दिन का समय मान ले रहा हूँ। तो टोटल 4 महीने में, 4 महीने मतलब कितना हो जाएगा, तो 120 दिन हो जाएगा। अब 120 दिन में कितने दिन का इनको रोजगार मिल रहा है, देखिए 5 दिन यहाँ मैं जोड़ रहा हूँ, 10, 10, 20, 5, 25 दिन। 120 दिन में मात्र इनको रोजगार कितने दिन का मिला, 25 दिन का मिला। मतलब बाकी दिन ये क्या रही हैं, तो ये बेरोजगार रही हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुक कर काम करने और देर तक पानी में पैर डुबोए रहने से तकलीफ होती है। रामलिंगम एक दिन का 40 रुपये मजदूरी देता है। कितना रुपये मजदूरी देता है, देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। मतलब एक तो काम कितने दिन मिल रहा है, 120 दिन में 25 दिन का, ऊपर से मजदूरी कितनी है। मजदूरी की बात करते हैं तो मजदूरी है मात्र 40 रुपये। 40 रुपये हो गया। मेरे गांव में मजदूरी का रेट से यह थोड़ा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहीं आती हूँ। रामलिंगम पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा। देखिए अब ये क्यों मजदूरी कम ले रही हैं, क्योंकि इनको भी चाहिए रोजगार। जब भी काम होगा, अगर ये सबके बराबर मजदूरी लेती हैं तो इनको ये रामलिंगम नहीं बुलाएगा,
जब भी इनके यहाँ काम होगा, तो इसीलिए थोड़ा मजदूरी कम लेती हैं कि इन्हें ही बुलाए और रेगुलर इनके पास रोजगार रहे। बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस के गाँवों में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता। मतलब जो आसपास के गांव में वहाँ पे सस्ते मजदूर मिल रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पे घूमने नहीं जाता है, और इसीलिए जो है क्या होता है कि वो उससे थोड़ा कम मजदूरी लेती हैं। मेरा पति रमन भी एक मजदूर है। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। क्या यहाँ पे है, देखिए इनके पास कोई भी ज़मीन नहीं है। साल के इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। मतलब अब इनके पति के काम दिखाया गया है। अभी इधर जो हम लोगों ने डिस्कस किया ये इनके काम थे, और ये क्या है, कीड़ों की दवाई छिड़कता है। तो अभी और जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास के खान में पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। अब काम देखिए उनके पास क्या है, पास में एक खान है, वहाँ से तो पत्थर या फिर नदी से बालू ढो कर बाहर लाने का काम मिलता है। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मतलब खेत में जो ये इनका 25 दिन का रोजगार, इसके अलावा ये क्या करती हैं, तो घर के सारे काम करती हैं। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ और सफाई करती हूँ। दूसरी औरतों के साथ जंगल जाकर लकड़ी भी लाती हूँ। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है। मतलब कितनी, गांव से जो है 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है जहां से पानी लेकर आना रहता है। मतलब इनके घर में पानी नहीं है, इनको 1 किलोमीटर दूर से पानी लाना रहता है। मेरा पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है। ठीक है, ये यहाँ तक का है। अब देखिए, क्या तुलसी को साल भर कमाई के मौके मिलते हैं? ऊपर दिए गए चित्र के आधार पर बताइए। देखिए यहाँ पे ये दिया गया है आपको मैप, जिसमें शुरुआत हुआ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सभी माह के नाम दिए। अब जैसे धान की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे धान का वर्णन किया गया, तो धान की बुआई कब होती है, धान में जैसे बेसार वगैरह होता है, ये कब किया जाता है, तो बीड़ा बनाना जैसे यहाँ पे लिखा गया है, तो इसी को बोलते हैं बेसार। जो धान की रोपाई करने के पहले में उसे बोया जाता है, उसे कहते हैं बीड़ा बनाना। तो ये कब किया जाता है, ये जून में किया जाता है। तो जून में ये करने के टाइम पे अगर खेत की तैयारी करती है तो ये 1 दिन का काम होता है। चाहे जितना बेड़ा करना हो 1 दिन में हो जाएगा। ठीक, अब जुलाई में इसकी क्या होता है, जुलाई अगस्त में रोपाई होती है। तो जुलाई में मेन जो रोपाई हो जाती है ये हमारी हो जाती है जुलाई में। अब जुलाई में रोपाई हो गई। ठीक, अब देखिए यहाँ पे काम मिला, यहाँ पे 1 दिन का काम मिला। इसके बाद जुलाई में जब रोपाई होती तो हम लोगों ने 5 दिन लिया था। यहाँ पे जुलाई में कितने दिन का काम मिलेगा, 5 दिन का काम मिलेगा। अगस्त में कोई काम नहीं मिलेगा। अगस्त में इनके पति को काम मिल सकता है जो है दवा छिड़कने में। अब निराई का काम कब होगा, तो निराई का काम यहाँ पे अक्टूबर में दिया गया है। तो अक्टूबर में जब रोपाई इसकी होने लगती है तब जो है यहाँ पे इनको काम मिलेगा कितने दिन का, तो हम लोगों ने यहाँ पे 10 दिन का निराई के लिए जोड़ा था। मैं 20 दिन के लिए ले रहा हूँ। अगर खेती बहुत ज़्यादा है तो 20 दिन का काम मिल जाएगा, नहीं तो 10 दिन भी बहुत होता है। ठीक, कटाई जब नवंबर और दिसंबर में कटाई होती है, नवंबर में हम मान लेते हैं कटाई होती है, तब जो है 15 दिन या 10 दिन का काम इनको यहाँ पे मिल सकता है। तो पूरे वर्ष भर का काम मिल रहा। अब इधर जनवरी में जाएंगे, फरवरी में जाएंगे तो फिर से जब अगली खेती होगी, क्योंकि दिसंबर में आप सभी को पता है कि गेहूँ की बुआई होती है, यहाँ पे गेहूं की खेती हो जाएगी। तो गेहूं का भी वही सिस्टम है। गेहूं में भी जो है, गेहूं में एक स्टेप नहीं होता है निराई का। अब गेहूं में निराई का भी स्टेप नहीं होगा। बुआई के टाइम इनको बुलाया जाएगा और साथ ही में लास्ट में जब अप्रैल मई में कटाई के टाइम बुलाया जाएगा। बाकी बीच में निराई वाला भी इनका वो जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ होती है। चलते हैं, देखते हैं आगे। हमारी 2 बेटियाँ हमारे जीवन की खुशी हैं। मतलब इनके 2 बेटियां में हैं, दोनों ही स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया था। अब उन्होंने क्या किया है, तो जो रामलिंगम है इनसे उधार लिया था अपनी बेटी के इलाज के लिए, क्योंकि शहर में पैसा लगा था उसके इलाज में। उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी। मतलब उस उधार को उन्होंने कैसे चुकाया, तो उनके पास एक गाय थी जो कि एक आजीविका का उनके पास साधन थी। अगर वो दूध वगैरह देती थी, उस आजीविका के साधन को उन्होंने बेचा। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखिए एक बॉक्स दिया गया है यहाँ पे, तुलसी के काम का विवरण दीजिए, यह रमन के काम से कैसे अलग है। अब रमन का काम को पूछ रहा है और तुलसी के काम, रमन इनका पति है तो वो क्या काम करता है, तो वो कीटनाशक छिड़कने का काम करता है। इसके सामने पत्थर ढोने और बालू ढोने का काम करता है। तो ये इस तरह से काम अलग है। बाकी साग सब्जी खरीदने का काम दोनों में समान है। और तुलसी का काम आप लोगों ने देखा।
तुलसी को अपने काम के लिए बहुत कम पैसा मिलता है। आपकी समझ में खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कम पैसे पर काम क्यों करना पड़ता है? तो कम क्यों करना पड़ता है? क्योंकि खेती में उतनी उपज उस समय नहीं हो पाती और साथ ही में जो अन्य लोग हैं वो उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे कि उसमें तुलसी ने क्या बताया कि वो इसलिए कम मजदूरी लेती है ताकि जब भी उनको ज़रूरत हो तो उन्हीं को बुलाया जाए। ठीक, आपके क्षेत्र में या आसपास के गांव में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, वहाँ के खेतिहर मजदूर किस तरह का काम करते हैं, ये आपको वहाँ पे दिखाना है कि आपके आसपास के क्षेत्र में गांव में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं और खेतिहर मजदूर किस तरह का काम करते हैं। तो काम इसी तरह के होते हैं, ये तो बुआई होती है, तो रोपाई होती है, या फिर जो है आपका निराई होती है। आगे चलते हैं। अगर तुलसी के पास खेती की ज़मीन होती तो उसकी कमाई या आजीविका के तरीके कैसे अलग होते? तो उसे अपनी खेती पे भी काम मिलता और वो फसल जो उत्पादित होती वो बेच सकती थी। चलते हैं, देखते हैं आगे। जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों को बहुत सारा समय पानी एवं जलावन की लकड़ी लाने में एवं जानवर चराने में बीतता है। क्या कह रहा है यहाँ पे? समय सबसे ज़्यादा समय किस में बीतता है? तो पानी एवं जलावन की लकड़ी लाने एवं जानवर चराने में बीतता है। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता, इन कामों से कोई भी पैसा नहीं मिलता, लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे मजदूरी से जो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं उससे गुजारा नहीं होता। अब देखिए, हमने क्या देखा था कि जो तुलसी है, तुलसी को कितने दिन का रोजगार मिला? तुलसी को टोटल रोजगार मिला था, हम लोगों ने जोड़ा था तो 25 दिन का रोजगार मिला। अब जो है 120 से 125 दिन में अगर किसी को 25 दिन का रोजगार मिला तो बाकी के 100 दिन वो क्या करेगा? 100 दिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, 100 दिन वो क्या करेगा? क्या 25 दिन की जो उसकी कमाई है वो 100 दिन तक चल जाएगी? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। घर चलाने एवं जिंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। मतलब अगर घर को चलाना है तो मजबूरी है उनके पास कि वो गैस नहीं ले सकते या लकड़ियाँ खरीद नहीं सकते, तो लकड़ियाँ खुद बीनने जाते हैं, या फिर पानी के लिए अपना हैंडपंप खुद नहीं लगवा सकते तो दूर 1 किलोमीटर दूर पानी लेने जाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए देखते हैं आगे। हमारे देश में ग्रामीण परिवारों में से करीब 40%, क्या कह रहा है, जो ग्रामीण परिवार हैं इसमें से 40% खेतिहर मजदूर हैं। मतलब जो टोटल आबादी है हमारे देश की उसमें से 40% खेतिहर मजदूर हैं। कुछ के पास जमीन के छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन है। मतलब कुछ के पास तो छोटे छोटे टुकड़े हैं ही और कुछ बिल्कुल भूमिहीन है। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता, क्या कह रहा है, पूरे साल काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन विशेष मौसमों में ही रहता है, विशेष मौसम में ही हो पाता है। अब चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए तुलसी की कहानी पूरी हो जाती है। अब हम अगले व्यक्ति शेखर की कहानी पे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर शेखर की कहानी में क्या है। हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ ज़मीन है। क्या कह रहा है, हमारे पास ओनली शेखर के पास 2 एकड़ ज़मीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मतलब इनको क्या है, इनको किसी भी मजदूर की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो मजदूर होता है वो ये नहीं बुलाते हैं, मजदूर नहीं बुलाते हैं और खुद ही कर लेते हैं। ठीक है, और खुद करते क्या हैं तो देखिए, एक तो मजदूरी बचाते हैं, ये भी एक तरीका है। ठीक, मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता हूं और बदले में मैं उनके खेतों की कटाई करवा देता हूं। ये भी एक भाग है। ये क्या भाग है, ये सहयोगात्मक भाग होता है। सहयोग होता है। गाँव में अक्सर ये होता है कि एक ग्रुप बना होता है। ग्रुप कैसा कि जैसे ये ग्रुप हो गया, इसमें 5 किसान, मान लीजिए A B C D, ये 4 किसान इसमें शामिल हैं। अब इनके खेत में अगर एक के खेत में काम हो रहा है तो ये सारे मिलकर इनके काम को, किसी काम को करवा देंगे। ठीक, अब सारा काम करवा दिए। इसी तरह B का काम होगा तो B के काम में ये सारे मिलकर करवा देंगे। इसी तरह ये सब लोग आपस में मिलजुल कर काम करवाते रहते हैं, सबका काम होता रहता है। ये लोग किसी भी मजदूर को नहीं बुलाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, इसकी भी मजदूरी दिखा रहा है, मजबूरी। एक व्यापारी है जो इसे उधार क्या दे रहा है, बीज और खाद, उसके लिए क्या कम कीमत पर इनको जो है वो धान है या भी कोई भी फसल है वो बेचना पड़ता है। ये गांव में अक्सर होता है। गांव में मान लीजिए 80% ऐसा होता है कि एक किसान है, किसान अगर बहुत बड़ा किसान नहीं है तो किसान को क्या करना पड़ता है, किसान को अपनी फसल उत्पादित करने के पहले ही, फसल उत्पादन के पहले ही
मतलब फसल नहीं पैदा हुई लेकिन उसके पहले ही उसी पर कर्ज ले लेना होता है। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। अगर बाजार में बेचूं तो ज़्यादा पैसे मिल जाएं, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है कि जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचें। मुझे अपने खेत में 60 बोरी धान मिलेगा, इनमें से कुछ से मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी घर में लग जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, 60 बोरी धान मिला है, कुछ तो घर में लग जाएगा, कुछ जो उसने उधार ले रखा है फसल उत्पादित होने के पहले ही उसको चुकाने में खर्च हो जाएगा। तो ये हम लोग शेखर की कहानी देख रहे हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है। देखिए अब ये क्या कह रहा है भाई कि 12 महीने होते हैं, टोटल 12 माह होते हैं, लेकिन जो इनके हिस्से में का आ रहा है वो सिर्फ 8 महीने ही चलता है। इसीलिए मुझे पैसा कमाने की भी ज़रूरत पड़ती है। देखिए वहाँ पे मैंने अभी एक भूमिहीन कृषक को देखा, वो क्या करते हैं, और यहाँ पे एक शेखर जिनके पास छोटी ज़मीन है उनके बारे में देख रहे हैं। तो उसमें भी कह रहा है कि 8 महीने ही चलता है और मुझे पैसे कमाने की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके लिए मैं रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता हूँ। अभी रामलिंगम के खेत में काम कौन कर रहा था, तो यहाँ पे खेत में काम कर रही थी तुलसी। खेत में कौन काम कर रहा था, तो तुलसी कर रही थी। अब उनकी जो मिल की फैक्ट्री है, चावल की मिल, तो उनमें कौन काम कर रहा है, तो उसमें शेखर काम कर रहा है। ठीक, वहाँ मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय है। क्या कह रहा है, ये एक संकर गाय है। अभी आपने देखा कि तुलसी ने गाय को क्या किया, बेच दिया अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए। मतलब बेटी बीमार थी तो बेच दिया, लेकिन शेखर के पास एक संकर गाय है, उसका दूध हम यहीं की सहकारी समिति में, सहकारी समिति मतलब एक डेयरी होती है, डेयरी में बेच देते हैं। इससे रोज के खर्चों के लिए थोड़ा सा पैसा मिल जाता है। लेकिन वहीं तुलसी ने अपनी गाय को बेचा था अपनी बेटी के इलाज के दौरान, तो इसीलिए उसको भी वो पैसा नहीं मिलता। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कर्ज लेने पर, देखिए ये तो हम पढ़ेंगे, उसके पहले एक बॉक्स दिया गया है नीचे, इसको देख ले रहे हैं। शेखर का परिवार क्या काम करता है। शेखर का परिवार अपने खुद के खेतों में काम करता है, साथ ही में एक गाय है, गाय का काम करता है, और जो शेखर है वो रामलिंगम की मिल में काम करता है। आपके विचार में शेखर दूसरे मजदूरों को अपने खेत पर काम करने के लिए क्यों नहीं लाता। इसलिए नहीं लाता क्योंकि वो छोटा किसान है और उसको उनको मजदूरी देनी पड़ेगी, और वैसे भी वो उसके पास इतना पैसा नहीं होता, इतनी चीज़ें नहीं होती कि वो 8 महीने से ज़्यादा चला पाए। ठीक, शेखर शहर के बाजार में अपना धान क्यों नहीं बेच पाता, क्योंकि उसने फसल को उत्पादित होने के पहले ही जो है वहाँ का व्यापारी, उससे उन्होंने उधार ले रखा है, जिसमें बीज खाद ये चीज़ें शामिल होती हैं, जो कि किसान की एक मूलभूत आवश्यकता होती हैं। किसान को कुछ मिले चाहे ना मिले, लेकिन उसे खाद बीज तो चाहिए होता है। खाद हो गया, बीज हो गया, सिंचाई के लिए पानी हो गया, क्योंकि सिंचाई भी बड़ी महंगी है। जहाँ पे सिंचाई के उपयुक्त साधन नहीं, वहाँ पे किसान सिंचाई में ही सबसे ज़्यादा परेशान रहता है। आगे चलते हैं। शेखर की बहन ने भी व्यापारी से उधार लिया था, परंतु वह अपना धान उसको नहीं बेचना चाहती। उसने व्यापारी के एजेंट से कहा कि वह अपना उधार चुका देगी। मीना और व्यापारी के एजेंट के बीच में इसको लेकर क्या बातचीत हुई होगी, दोनों के तर्कों को लिखिए। देखिए अब इसके बीच में क्या बात हुई होगी, आप खुद बताइए। जैसे कि अभी हो सकता है इसमें आगे दिया गया हो, लेकिन मैं इसमें आपको बात बता दे रहा हूँ, यहीं पे थोड़ा सा डिक्टेट कर रहा हूँ कि जैसे शेखर की बहन मीना है, ये व्यापारी से उधार लेती है और धान उसको नहीं बेचती है, तो क्या होगा ऐसी स्थिति में कि अगली बार अगर उसको मीना को उधार की जरूरत पड़ती है तो वो व्यापारी भी इनको उधार नहीं देगा। तो ये इसलिए ये मजबूरी होती है। तो वहीं पे मीना और व्यापारी के एजेंट के बीच में ये बातचीत होगी। एक कहानी के रूप में हम जब समझते हैं कि मीना कहती है कि इस बार मैं आपको आपका उधार चुका दूंगी, लेकिन मैं आपको जो है धान नहीं बेचूंगे। तो व्यापारी का एजेंट कहता है कि आपको धान हमें ही बेचना पड़ेगा, इसी शर्त पे आपको उधार दिया गया था। तभी मीना कहती है कि हम नहीं बेच पाएंगे, हम आपका उधार पूरा चुकाएंगे। तो एजेंट कहता है होगा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अगली बार से उधार भी आपको हमारी तरफ से नहीं मिल पाएगा। ओ ऐसा होता है, ऐसी बातचीत हुई होगी। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं अगर आगे इसके बारे में कुछ दिया होगा तो उसके आधार पे हम लोग अपने तर्कों को और लिखेंगे। आपको यहाँ पे अपने तर्क लिखने हैं। शेखर और तुलसी के जीवन में क्या समानताएं हैं। समानताएं इतनी हैं कि इनके पास थोड़ी सी खेती है और ये अपने खेतों में काम करते हैं और साथ में ये मिल पे काम करने जाते हैं। वहीं जो तुलसी है, तुलसी पूरी तरह से रामलिंगम के
खेती के काम के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या समानताएं और क्या अंतर है, दोनों को आपको लिखना है। अपने उत्तर में निम्नलिखित आधार हो सकते हैं। उनके पास कितनी ज़मीन है, जैसे कि तुलसी के पास कोई ज़मीन नहीं है और शेखर के पास 2 एकड़ है। उनको उधार क्यों लेना पड़ता है, उनकी कमाई के साधन क्या है, उसे दूसरों की ज़मीन पर काम करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि उनके खर्च ही नहीं चलते हैं। कोई भी व्यक्ति है काम क्यों करेगा, काम तभी करेगा जब उसके खर्च नहीं चलेंगे। चलते हैं, देखते हैं आगे कर्ज लेने पर आखिर क्या होता है। कर्ज लेने की बात है, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, कई बार शेखर जैसे किसान जरूरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। देखिए, वही मैंने कहा, कुछ मूलभूत आवश्यकताएं किसानों की होती हैं, उनके लिए उनको कर्ज लेना पड़ता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते तो फसल में कीड़ा लग जाता है और पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। बारिश पूरी नहीं होने पर फसल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। जल्द ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वह उसे चुका नहीं पाता। इस स्थिति को कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। देखिए क्या कह रहा है कि कर्ज, भाई अगर आप देखिए कर्ज क्या होता है, कर्ज ऐसी चीज़ है कि अगर आप इसे लेते रहते हैं थोड़ा थोड़ा, मान लीजिए मैं किसी ने थोड़ा कर्ज लिया, इसके बाद फिर से थोड़ा ले लिए, तो ये प्लस होता चला जाता है। और कोई भी कर्ज जब देता है तो इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, मतलब एक तरह से ब्याज लगता है। तो ब्याज जो भी हो वो कर्ज को बढ़ाता रहता है। अगर मान लीजिए कभी एक बार एक फसल में कर्ज लिया गया, दूसरी बार फसल किसी कारणवश खराब हो जाती है तो उसको कर्ज नहीं चुका पाएगा, उसको अगली फसल उत्पादित करने के लिए और कर्ज लेना पड़ेगा। इसीलिए वो कर्ज के तले दब जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ किसान इसीलिए आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि सरकार का भी रवैया ऐसा है कि जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उनका कर्ज होता है करोड़ों में, हजारों करोड़, उनके कर्ज को वो माफ़ कर देते हैं या उनके कर्ज को भूल जाते हैं। बैंक वाले उनको छूट दे देते हैं कि आप दिवालिया हो जाते हैं, दिवालिया घोषित हो गया तो कर्ज आपसे वसूली नहीं होगी। लेकिन एक किसान जो वास्तविकता में दिवालिया है, वास्तविकता में उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन उसके कर्ज की वसूली के लिए उनको इतना समाज में जलील कर दिया जाता है कि वो बेचारे आत्महत्या करने के लिए भी भावुक हो जाते हैं, मतलब आत्महत्या कर लेते हैं। वहीं पर यहाँ पे क्या कहते हैं कि एक तरह से जो बैंक होते हैं या नियम कानून होते हैं, नियम कानून छोटे तबके लोगों के लिए ही होते हैं। जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़ा पैसा होता है, पैसे के आगे नियम कानून भी बदल जाते हैं। कभी आपने देखा होगा कि अगर किसी एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा किसी दो जो है व्यक्ति वयस्कों पर एक अपनी गाड़ी चढ़ा देता है, उनकी डेथ हो जाती है, तो कोर्ट संडे को भी खुलती है क्योंकि उसके पास पैसा है। और एक आम इंसान, एक किसान अगर जो अमीर नहीं है, उसको अगर किसी दिन छुट्टी भी है और जज साहब बैठे भी हैं तब भी उनके केस की सुनवाई नहीं करेंगे, अगली डेट दे देंगे, जैसे कि उसकी कोई अहमियत ही नहीं। और एक बड़े जो है, मैं एक किस्सा अभी करंट के एक मुद्दा उठा था, आपने देखा होगा, उसमें क्या हुआ था कि एक 18 साल का भी व्यक्ति नहीं है, एक नाबालिग बच्चा है और उसने एक दारू पी, बहुत ज़्यादा दारू पी। दारू पीने के बाद वो गाड़ी को 200 की स्पीड में चलाता है और एक युगल, एक लड़की और एक लड़का पे जो एक कंपनी में काम कर रहे थे उनके ऊपर वो गाड़ी चढ़ा देता है, उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। उसकी सुनवाई करने के लिए कोर्ट संडे को खुलती है और संडे को खुलने के बाद में वहाँ पे क्या होता है कि उनको सिर्फ ये सड़क दुर्घटना पे 300 वर्ड का, किस पे, सड़क दुर्घटना पे 300 वर्ड का जो है निबंध लिखना रहता है। निबंध लिखने के बाद में उनको जमानत मिल जाती है। ये तो एक तरह से हत्या है, एक बालिग की तरह उनके पे व्यवहार किया जाए, क्योंकि उन्होंने जो दारू पी वो नाबालिग का काम नहीं है, उनको दारू पिए हैं तो एक तरह से बालिग हो गए। ठीक, चलिए उस पर हम लोग बात करेंगे जब कभी करंट के मुद्दे हम लोग लेकर उठाएंगे तब बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये अलग चीज़ होती है। ठीक, कर्ज तले दब जाते हैं, हम लोग कहीं अपने टॉपिक से भटक गए थे। चलते हैं आगे, देखते हैं। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या तक कर ली। देखिए, इस चीज़ को हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने आपको बताया कि कर्ज के बोझ के तले, अगर यहाँ पे बैंक उनको देख रही है कि ये कर्ज के तले दे, तो उनको टाइम दे दिया जाए। और एक किसान जो होता है, किसान हमेशा जो है अपने कर्ज को चुका देता है। जो गरीब व्यक्ति है वो कभी कर्ज लेकर मरना नहीं चाहता, ये उसकी जो क्या कहते हैं इथिक्स होती है वो कहती है। ठीक है, चलिए उस चीज़ को हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रामलिंगम एवं करुथम्मा, यहाँ पे 2 अलग कहानियाँ हैं। जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज
वह कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान है। चावल की मिल में उन्हें कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ा सहकारी बैंक से कर्ज लिया। वे कलपट्टू और आसपास के गांवों से धान खरीदते हैं। मिल में चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है, उससे उनको अच्छी खासी कमाई हो जाती है। देखिए अब यहाँ पे रामलिंगन और करथम्मा इनका क्या है कि उनका जो वो है, उनके पास एक मिल भी है और एक दुकान भी है जो अपना जो है वो करते हैं, उसी से पैसा उधार भी देते हैं। यहाँ पे क्या है, रामलिंगन की 20 एकड़ ज़मीन के एक हिस्से पर रोपी गई धान की फसल तुलसी जैसे खेतिहर मजदूरों को कड़ी मेहनत का नतीजा है। ये जो धान की खेती दी गई ये तुलसी जैसे जो मजदूर हैं उनकी मेहनत का नतीजा है। ठीक, अब चलते हैं भारत के खेतिहर मजदूर और किसान। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतिहर मजदूर हैं, शेखर की तरह छोटे किसान हैं और रामलिंगन जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण, यहाँ पे क्या है, भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूरों के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए एक दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। ठीक, आगे चलते हैं। शेखर जैसे छोटे किसानों को लें तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत में 80%, भारत में कितने, तो 80% किसानों का यही हालत है। भारत में केवल 20% के किसान ये रामलिंगन जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं, जिनके पास खेतों की जो है ज़्यादा मात्रा है। आगे, ऐसे किसान गांव के अधिकतर ज़मीन पर खेती करते हैं और उनकी उपज का बहुत बड़ा हिस्सा बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधों की भी शुरू कर दिए हैं, जैसे कि दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, सूद पर मतलब रेंट पे पैसा देना, ब्याज पे पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना इत्यादि। ऊपर दिए गए आंकड़ों को देखते हुए क्या आप यह कह सकते हैं कि भारत में अधिकतर किसान गरीब हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि 80% के किसान छोटे किसानों की श्रेणी में आते हैं। आपकी राय इसलिए इस स्थिति को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है? इस स्थिति को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है, ये आपको लिखना है, आपको बताना है। आगे चलते हैं। हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों की ही आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है। महुआ, अब महुआ एक फसल होता है जो बड़े बड़े पेड़ों से गिरता है, उसका तेल भी बेचा जाता है और अन्य चीज़ें होती हैं। तेंदू के पत्ते इकट्ठा करना, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। इसी तरह से सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे गाँव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। आइए अरुणा और पारिवेल, अब यहाँ पे 2 अन्य व्यक्ति हैं, अरुणा और पारिवेलन की जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने और एक परिवार के बारे में थोड़ा और जानें। यह परिवार कलपट्टू के पास, यहाँ पे क्या करें, कलपट्टू के पास गांव है, पुट्टूपेट नाम के गांव में रहता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी हम लोगों ने तमिलनाडु दक्षिण भारत की कहानी पढ़ी। अब यहाँ पे एक नागालैंड की कहानी है जो कि हमारे ईस्टर्न प्रदेश है। वहाँ पे क्या है, नागालैंड एक पहाड़ी इलाका होता है, पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाके में अक्सर खेती कैसे होती है वो यहाँ पे दिखाया गया है। नागालैंड की सीढ़ी नुमा खेती, यह एक गांव है जिसका नाम है चीजामी। क्या नाम है? चीजामी। यह गांव नागालैंड के फेक जिले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखेसंग समुदाय के हैं। ये सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ों की ढलाऊ जीन पे, मतलब क्योंकि वहाँ पे ढलान होती है तो छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांट दिया जाता है और उस पर ज़मीन पर सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़ी के किनारे को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रहता है और यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। ठीक, चीजामी के लोगों के पास में अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोग एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ पर एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाना खाता है। ऐसे कई दिनों तक चलता रहता है जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। ठीक, ये नागालैंड की एक कहानी बताई गई है। चलते हैं। अरुणा और पारिवेलन। पुद्दूपेट कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ के लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। यहाँ पे देखिए, यह मछली पकड़ा जा रहा है, मछली पकड़ के ही आजीविका चलाते हैं।
ठीक है, उनके घर समुद्र के पास में होते हैं और वहाँ चारों ओर जाल और कैंटोनमेंट जो है मछलियों की खास तरह की छोटी नाव होती हैं की पंक्तियाँ दिखाई देती हैं। सुबह 7 बजे समुंदर किनारे बड़ी गहमा गहमी रहती है। इस समय सारे कैटामरैन मछलियां पकड़कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं। मेरा पति पारवेलन, अब अरुणा कह रही है मेरा पति पारवेलन, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे। मैं बहुत परेशान हो गई। ये हमारे कैटामरैन इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज वे तूफान में फंस गए थे। किसमें? तो तूफान में फंस गए थे। आज जो मछलियां पकड़ी गईं उनमें से मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियां एक तरफ उठाकर रख दी, बाकी मैंने नीलाम कर दूंगी। इसी नीलामी से जो पैसा मुझे मिलता है वह 4 भागों में बट जाता है। 3 हिस्से उन 3 लोगों में बट जाता है जो मछली पकड़ने जाते हैं, बाकी 1 हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होते हैं। देखिए 4 हिस्सा होते हैं, 3 हिस्सा उसको मिल जाता है जो मतलब वो चलाता है नाव, मतलब नाव चलाता है और पकड़ने जाता है मछली, और साथ में 1 हिस्सा जिसका जाल वगैरह होता है उसको मिल जाता है। ठीक, चूंकि जाल और कैटामरैन उसका इंजन हमारे हैं तो वह हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, इस स्थिति में ये हिस्सा भी उन्हीं को मिलता है क्योंकि ये भी उन्हीं का है, जाल वगैरह इन्हीं का है। ठीक, हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है जो है इसमें इनकी नाव में लगा हुआ है। इससे ये लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती हैं। ठीक, नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियाँ खरीदती हैं वे टोकरे भर भर कर पास के गांव में बेचने के लिए ले जाती हैं। कुछ व्यापारी भी जो शहर की दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उनकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह 2 बजे वे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। कितने बजे? तो सुबह 2 बजे वो समुद्र की तरफ चल देंगे। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीनों तक वे समुद्र में नहीं जा पाते हैं। जब क्या मानसून चलता है, देखिए आप वही चीज़ है, यहाँ पे इनको भी रेगुलर रोजगार नहीं है। जो मानसून का 4 माह होता है जो जून से स्टार्ट होता है वो 4 महीने उनका नहीं मिल पाता। आगे चलते हैं। देखिए स्थानीय बाजार में मछलियों को बेचती हुई मछुआरिनी ये मछलियों को बेच रही हैं क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती। वही चीज़ यहाँ पे इस गांव में भी है, बस तरीका अलग है। वो लोग अपनी जो है फसल को उत्पादित करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक उधार लेते थे। ये लोग क्या करते हैं, जो 4 महीने उनके प्रजनन का समय होता है उस दौरान जो है ये करते हैं। और हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते। वे खाली महीने काटना हम सबसे मुश्किल काम होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, शेखर और अरुणा दोनों ही परिवारों को उधार क्यों लेना पड़ता है। अब यहाँ पे पूछा, एक शेखर हो गया, एक अरुणा हो गया, इनको उधार क्यों लेना पड़ता है। आपको उनमें से क्या समानताएं नजर आती हैं, क्या अंतर दिखते हैं, इस चीज़ को आपको मेंशन करना और लिख देना है। क्या आपने सुनामी के बारे में सुना है? क्या ये क्या होता है, इससे अरुणा और जैसे परिवारों को क्या नुकसान होता है। देखिए सुनामी के बारे में सभी लोगों को पता है कि यह एक ऐसी लहर होती है, वैसे ये जापान का शब्द है, जापान से वो उत्पन्न हुआ है। ये एक ऐसी लहर होती है जो समुद्र में उत्पन्न होती है और बहुत मतलब भयंकर रूप से आती है और आसपास के एरिया को जो है तबाह कर देती है। जैसे कि बात करें तो इंदिरा पॉइंट जो 2004 में सुनामी आई थी उसमें डूब गया था, तो उसी तरह होता है। इसमें काफ़ी सारी जन, धन और माल का नुकसान होता है और इसमें काफ़ी समय तक का, जैसे अरुणा की बात करते हैं तो अरुणा और उनके परिवार जो होते हैं ये जैसे समुद्र किनारे रहते हैं, तो जब सुनामी आएगी तो पूरा समुद्र इनके घर तक का आ जाएगा या इनके ऊपर आ जाएगा, इनका घर का भी विनाश हो जाएगा। हो सकता है इनको वहाँ से स्थगित करना पड़े, वहाँ पर अलग जो है जाना पड़े, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका के साधन क्या है। भाई यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती के कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे कि खेत तैयार करना, रोपाई बुआई करना, निराई करना, कटाई करना। फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। बुआई और कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय में काम का बोझ
कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, फिर भी हम उनके जीवन के उन परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएं पाते हैं। मतलब देश का चाहे जो कोना हो, वहाँ पे अगर समस्याएं, परिस्थितियां और हर चीज़ की बात करें तो सभी की समान ही होती हैं। चाहे जो है वो दक्षिण भारत हो, चाहे मध्य भारत हो, या फिर आप पूर्वोत्तर भारत ले लें, कहीं पर भी लें, समस्याएं और ये सारी चीज़ें समान ही रहती हैं। लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस ज़मीन को जोतते हैं वह कैसी है। कई लोग उस ज़मीन को पर मजदूरों के रूप में निर्भर हैं। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाज़ार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं। ठीक, आगे क्या है, कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसा उधार लेते हैं। बिल्कुल सही है। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों का काम की खातिर उधार लेना पड़ता है, या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता है या फिर कोई बीमारी वगैरह आ जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी ज़मीनों और व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसान, खेतिहर मजदूर, मछली पकड़ने वाले परिवार और गांव के हस्तशिल्प में काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता। मतलब पूरे साल रोजगार इसमें नहीं होता है। ठीक, ये हमारा पूरा चैप्टर था। अब इस चैप्टर के कुछ अभ्यास प्रश्न उनको देख ले रहे हैं। देखिए, चैप्टर से आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा कि आखिर जो गाँव होता है, गाँव का किसान है या कोई भी व्यक्ति है, तो उनकी समस्याएँ क्या होती हैं और समस्याओं को कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखिए, किसी भी व्यक्ति की जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो उनकी आर्थिक समस्या होती है। अगर किसी के पास में आर्थिक समस्या ना हो तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, बहुत ज़्यादा माइंड का भी विकास होता है। एक बात कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को उसके पैसे को लेकर चिंता नहीं है, आगे मैनेजमेंट को लेकर चिंता नहीं है, तो वो व्यक्ति अन्य व्यक्ति से 4 गुना ज़्यादा अपने आप को विकास कर सकता, 5 गुना ज़्यादा विकास कर सकता। जैसे सिंपली आप इस बात को जान सकते हैं कि अगर स्टूडेंट, इसलिए अक्सर स्टूडेंट को कहा जाता है कि आप पैसे के बारे में मत सोचिए, क्योंकि अगर आप पैसे के बारे में, आपके दिमाग में अगर पैसा आ गया कि पैसे कैसे कमाना है, कैसे आना है, क्या चीज़ करनी है, तो आप अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें विकास, मस्तिष्क का विकास को कम हो जाता है या उतना वो विकास नहीं कर पाता है, एक टेंशन रहती है। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं आगे। अभ्यास प्रश्न में क्या दिया गया है। आपने संभवतः इस बात पर ध्यान दिया होगा कि कलपट्टू गांव के लोग खेती के अलावा और भी कई काम करते हैं। उनमें से 5 कामों की सूची बनाना है। भैया, कलपट्टू गांव जो सबसे पहले हम लोगों ने बढ़ा है, वहाँ के जो 5 काम होते हैं उनको बताना है। जैसे कि दुकान वगैरह हो गया, या फिर पास में मिल में काम कर रहे थे वो हो गया, और क्या था कि पत्थर ढोना था, बालू ढोना था, ये सारे काम उसमें दिखा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कलपट्टू में विभिन्न तरह की खेती पर निर्भर है, लोग खेती पर निर्भर है, उनकी एक सूची बनाइए। उनमें से सबसे गरीब कौन है और क्यों है। तो भैया, सबसे गरीब तुलसी थी। और तुलसी क्यों गरीब थी? क्योंकि उसके बाद ना ही खेती थी, ना ही कोई कमाई का अन्य जरिया था। ये भी है। अब कल्पना कीजिए कि आप एक मछली बेचने वाले परिवार की सदस्य हैं। आपका परिवार यह चर्चा कर रहा है कि इंजन के लिए बैंक से उधार लें कि ना लें। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे कि भाई, अगर बैंक से हम लोग उधार नहीं लेते हैं तो एक हिस्सा वैसे भी हम जिसका इंजन उधार लेंगे उसको देना पड़ेगा। तो अगर हम अपना ले रहे हैं तो हम बैंक को यही पैसा देते रहेंगे। तो आप कई सारी चीज़ें उसमें कह सकते हैं। आपका विचार क्या है वो आपका ही बताइएगा। तुलसी जैसे गरीब ग्रामीण मजदूरों के पास अक्सर अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं और अन्य साधनों का अभाव होता है। ठीक है, आपने इस किताब की पहली इकाई में असमानता के बारे में पढ़ा। तुलसी और रामलिंगन के बीच में अंतर एक तरह की असमानता ही है। अब देखिए, तुलसी और जो रामलिंगन है, तुलसी बहुत गरीब है और रामलिंगन वहाँ का सबसे बड़ा किसान है। ठीक, दोनों में असमानता ही है या गैर बराबरी है। क्या ये एक उचित स्थिति है? आपके विचार में इसके लिए क्या किया जा सकता है, कक्षा में चर्चा कीजिए। इसमें कह रहा है क्या ये एक उचित स्थिति है। देखिए, तुलसी जैसी स्थिति तो वैसे उचित स्थिति नहीं है, लेकिन अब इसके लिए हम लोग कर क्या सकते हैं। हो सकता है या आपने कानून के बारे में सुना हो, जैसे चकबंदी या हदबंदी। अब हदबंदी क्या होती है, चकबंदी क्या होती है? चकबंदी में होता है कि आपके जो खेत वगैरह हैं तो उसमें आपके सारे चकों को एक जगह ले आया जाता है, अगर इधर उधर छोटे हुए बिखरे बिखरे रहते हैं। और हदबंदी में क्या होता है, एक लिमिट बांध दी जाती है कि जिससे ज़्यादा खेती आप नहीं रख सकते। ये भूमि सुधार हैं, और जो भूमि सुधार हैं ये हमारा जब देश आज़ाद होता है तब 1952 के आसपास इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। आपके अनुसार सरकार शेखर जैसे किसानों को
कर मुक्ति दिलाने में कैसे मदद कर सकती है, चर्चा कीजिए। भैया शेखर जो किसान से कर्ज लिया है उसको मुक्ति दिलाने के लिए कैसे काम कर सकती है। शेखर ने उधार किससे लिया था, तो उसने व्यापारी से उधार लिया था। अगर व्यापारी की जगह बैंक से जाके उधार ले तो कहीं ना कहीं उसको मुक्ति मिल जाएगी। वो भाई वो खुला है, किसी को भी बेच सकता, तो इस तरह से उसकी मदद की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नीचे एक तालिका दी गई तालिका को भरते हुए शेखर और रामलिंगन की स्थिति को तुलना कीजिए। शेखर और रामलिंगन की सूची को तुलना करना है। अब खेती की हुई जमीन, अब इसके पास कितना, इसके पास मान लीजिए शेखर के पास 2 एकड़ है, 2 एकड़ की बात कर रहा है। रामलिंगन के पास 20 एकड़ है, मतलब 10 गुना जमीन है। ठीक, 20 एकड़ हो गया। मजदूरों की जरूरत किसको है, शेखर को नहीं है, रामलिंगन को है भाई, क्योंकि इसके बाद बहुत खेती। उधार की जरूरत शेखर को है, पड़ेगी, और रामलिंगन को नहीं पड़ेगी। फसल का बिकना, ये सिर्फ एक व्यापारी को ही बेच सकता है जहाँ से इसने उधार ले रखा है, और ये इसकी तो खुद की मिल है, तो ये डायरेक्ट ये धान नहीं बेचेगा, ये सीधे चावल बनाएगा और चावल को पास के जो शहर हैं, शहर के व्यापारियों को जाके बेचेगा, शहर के व्यापारियों को बेचेगा। ठीक भाई, उनके द्वारा किया गया अन्य काम में क्या है, ये शेखर क्या काम करता है, तो शेखर जो है रामलिंगन जो है इनकी मिल में जाके काम करता है। किसमें, तो मिल में काम करता है। अब ये क्या काम करते हैं, तो भाई साहब इनकी खुद की मिल है, तो खुद की मिल है और दुकान है जिसमें कीटनाशक दवा वगैरह मिलता है, तो ये सारे अंतर हो जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस चैप्टर को हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया। अब हमारा एक चैप्टर इसमें जो क्लास 6 की NCERT है राजनीति विज्ञान की, इसमें एक चैप्टर और बचा है शहरों की आजीविकाएं, जिसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे और पूरा कवर कर लेंगे। तो दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से करते रहिए। अगर आपको कोई सजेशन है, आप क्वेश्चन वगैरह लिखने के भेजना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8750482818 पे, और या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल आप किसी पर भी भेज सकते हैं। हाँ, इसमें एक लिमिट है कि आप 10 बजे से लेकर 3 बजे के मध्य ही भेज सकते हैं, और बाकी आप जो है स्वतंत्र हैं। आपको अगर कोई सजेशन लगता है, कोई अच्छा वो लगता है, तो आप कमेंट करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।